तमाम मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने के बावजूद वो आज की तारीख में भी प्रिय बने हुए हैं। उनकी लोकप्रियता तक पहुंच पाना किसी के लिए भी असंभव जैसा उसको दिखाई पड़ता है। और खास करके बच्चों के बीच, बच्चों से लेकर के और बुजुर्गतम व्यक्ति तक के दिलों में राज करने वाले ये पंडित नेहरू का जो समाजवादी दर्शन है, और उसमें भी लोकतांत्रिक समाजवाद जो भारत के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता था, उसको लेकर के जो उनकी निष्ठा है, आप उनके स्मृतियों को साझा करें अपने सुभाष राणा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ लाइट गई हुई है, मैंने एक कंडील लगाया है अपने सामने, इसलिए मेरा चेहरा जरा ज्यादा चमकदार दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आज बहुत जरूरत है पंडित नेहरू को याद करने की, और इसलिए भी जरूरत है कि आज सबसे ज्यादा खतरा उस स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा पर है, जिस विचारधारा को गढ़ने में और जिस विचारधारा को विकसित करने में पंडित नेहरू का योगदान बहुत उल्लेखनीय रहा है। जैसा कि अभी बताया, 1929 में डॉक्टर नेहरू जब रावी के तट पर लाहौर के अधिवेशन में जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया, उसके बाद से लगातार स्वतंत्रता आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंचा और उसकी विचारधारा स्पष्ट होने लगी। और वो विचारधारा थी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समता की राह पर चलने वाला भारत। उस समय समाजवाद इसलिए नहीं कह रहा हूं अभी कि वो उसमें जरा देर है, वो डेवलप होने में कुछ समय लगा, लेकिन 1929 और 30 में यह स्थिति थी कि भारत में कांग्रेस के सामने यह स्थिति नेहरू ने स्पष्ट कर दी कि देश आजाद होगा तो लोकतांत्रिक रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा और समता की राह पर चलेगा, सबको समान मौके मिलेंगे। 1934 में अभी जैसा कि कहा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के समय नेहरू उसमें शरीक नहीं हुए, लेकिन नेहरू बहुत गहरे तक समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और खासकर सोवियत क्रांति का भी उनके ऊपर असर था। और उसके साथ में जो ब्रिटिश समाजवादी थे, हेरोल्ड लास्की जैसे, उनका भी काफी नेहरू के साथ में संबंध रहा है और उनका भी असर नेहरू पर रहा है। तो नेहरू आजाद भारत में जो नेहरू का विरोध हुआ, समाजवादियों ने भी नेहरू जी का विरोध किया, तो वो उसके कुछ अलग आधार थे। वो एक विचलन था जो विचारधारा में स्वतंत्र प्रधानमंत्री बनने के बाद आया, उस कारण से आलोचना की। बाकी बुनियादी तौर पर हम लोग आज जब सीधा सीधा विभाजन है देश के अंदर विचारधारा का, हमारे सामने सांप्रदायिकता का और हिंदू राष्ट्रवाद का खतरा खड़ा है, ऐसे समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जो हमले हो रहे हैं खास तौर से, ऐसे समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा और उनका जो अवदान है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा के प्रति, उसकी चर्चा होना चाहिए और उसकी व्यापक चर्चा होना चाहिए, चर्चा ही नहीं। आज की नई पीढ़ी को जवाहरलाल नेहरू को देखने का जो नया तरीका है, वो तरीका अक्सर ये जाता है कि उनकी आलोचना चीन के हमले और ऐसे कुछ चीजों के अंदर होती है, वो आज अप्रासंगिक है, वो चीजें आज प्रासंगिक नहीं है। चीन के साथ में जब नरेंद्र मोदी ने क्या सलूक किया वो भी हम देख रहे हैं अभी, इसलिए इस आलोचना को मैं खारिज करता हूं। सवाल यह है कि आज नेहरू की विचारधारा, आज व्यापक तौर पर नेहरू हम उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ रही है, इसलिए नेहरू का महत्व है। मैंने अभी कुछ देर पहले, मैं ज्यादा मराठी पढ़ता हूं आजकल, क्योंकि मराठी में बहुत बढ़िया सामग्री है, साधना भी निकलता है, उसके अंदर भी आती है, दत्त प्रसाद दाभोलकर है और ऐसे अच्छे लेखक हैं जिन्होंने नेहरू को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है। तो हम समाजवादियों के मतभेद जरूर रहे थे हमारे पुरखों के नेहरू के साथ में, लेकिन नेहरू के साथ में और के साथ संबंध हमेशा उनके ऐसे वैचारिक संबंध हमेशा दृढ़ रहे। 1929 के बाद में समाजवादी आंदोलन अपनी गति से बढ़ा, लेकिन नेहरू भी अपनी गति से उसका साथ दे रहे थे, उस विचारधारा को बड़ी पुष्ट कर रहे थे। मुझे याद है कि भारत विभाजन के समय जब सांप्रदायिकता का नंगा नाच देश के अंदर हो रहा था, तब नेहरू बहुत ताकत के साथ में उस सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए डटे थे।
मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित नेहरू, आज पंडित नेहरू, वो लोग नेहरू पर आरोप लगाते हैं जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में जो हाशिए पर थे, हाशिए पर नहीं थे बल्कि सेबोताज कर रहे थे उस आंदोलन को। कई जगह पर ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जब हिंदू राष्ट्रवाद के जो झंडा बरदार है उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को चोट पहुंचाने की कोशिश की। 1942 में हमको श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, मुस्लिम लीग की सरकार में शरीक थे, और आज ये लोग हमारे नेहरू पर आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण का। तुष्टीकरण का आरोप नेहरू के ऊपर सबसे घिसा पीटा आरोप है। नेहरू की जो नजरिया था वो शुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष था। उनकी धर्मनिरपेक्षता वादा निर्विवाद थी, और उसी धर्मनिरपेक्षता के ऊपर आज सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। इसलिए नेहरू धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में आज हमारे सामने खड़े हैं। और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब नेहरू पर हमला होता है तो वो हमारी सबकी सामूहिक विचारधारा पर हमला होता है। इसलिए इस हमले का हमको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पंडित नेहरू ने लगभग 9-10 साल ब्रिटिश जेलों में बिताए। नेहरू की कुर्बानी कोई कम कुर्बानी नहीं थी। नेहरू बड़े घर से आए थे जरूर, लेकिन नेहरू का जो आदर्शवाद था वो आदर्शवाद उनके पारिवारिक बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग था। नेहरू अपने कर्म से और अपने आचरण से भी लोकतांत्रिक ही रहे। आप, मुझे सबसे ज्यादा बात इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि संसदीय लोकशाही का जो पाठ है भारत को, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ाया। आज एक घटना पढ़ रहा था मैं कि राज्यसभा में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सभापति थे, और नेहरू जी अपने किसी साथी मंत्री से जिस समय चर्चा चल रही थी उस समय बात कर रहे थे, तब राधाकृष्णन ने उनको टोका। नेहरू ने सबके सामने खेद व्यक्त किया, सभागृह के सामने, राज्यसभा में, सदन में खेद व्यक्त किया और कहा कि ये मुझसे गलती हुई। संसदीय परंपरा, संसदीय तहजीब को गढ़ने में नेहरू का सबसे बड़ा योगदान है। नेहरू ने संसदीय प्रजातंत्र को क्या होता है, नेहरू कालीन बहस आप देखिए, लोकसभा में जिस प्रकार के लोग थे और जैसी बहस होती थी वैसी बहस सुनना अब दुर्लभ हो गया है। अब लोकसभा में कोई बहस होती नहीं है, लोकसभा में 1.5 मिनट में प्रस्ताव पास होते हैं। तो ये सारा जो विचलन आया है हमारी संसदीय प्रणाली में, इसको अगर कोई मजबूत कर सकती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा ही मजबूत कर सकती है। उन्होंने जो संसदीय परंपरा देश में अंदर श्रेष्ठ संसदीय परंपरा स्थापित की, वो जो विरोध का और विपक्ष का, असहमति का जिस तरह से सम्मान करते थे, उस सम्मान की मिसाल कोई दूसरी भारत के अंदर मिलती नहीं है। किसी प्रधानमंत्री ने इतना सौजन्य विपक्ष के प्रति दिखाया हो। आज एक अच्छा भारत गढ़ने में जब नेहरू ने सत्ता संभाली तब हमारा विकास बिल्कुल नहीं था, सुई तक नहीं बनती थी हमारे यहाँ। नेहरू ने नियोजित विकास की प्रक्रिया अपनाई। अब प्रक्रियागत दोष कई हो सकते हैं, वो प्रक्रियागत दोष है, लेकिन विचारधारा जो है वो 100 टंच करी थी। आज भी हम मानते हैं कि देश का अगर नियोजित विकास सही ढंग से हो सकता था तो वो नेहरू के नजरिए से ही हो सकता था। उसके अंदर जो विचलन आया है, अभी जैसी चर्चा हुई, सार्वजनिक क्षेत्र में जो बुराई आई है, उन सार्वजनिक क्षेत्र की बुराइयों को हम समाप्त कर सकते हैं। आज कहते हैं कि लोग कहते हैं कि नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन आज जो मोदी जी बेच रहे हैं जिन इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र की, उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही खड़ा किया था। तो नेहरू न केवल एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, समाजवाद के समर्थक थे, बल्कि नेहरू इस भारत की आत्मा को समझते थे, भारत को जानते थे। भारत एक खोज, उन्होंने जो किताब लिखी और उसका जो सिलसिला और उसकी जो भाषा है, उससे हमको समझ में आता है कि नेहरू को भारत की कितनी समझ थी। नेहरू विभिन्न धाराओं को, इसकी विविधताओं को बहुत गहरे से समझकर और अपनी विचारधारा को उन्होंने गढ़ा। और उन्होंने अपनी विचारधारा को ही नहीं गढ़ा, बल्कि भारत की जो स्वाधीनता आंदोलन की विचारधारा थी, स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा थी, उसको पुष्ट करने का काम किया। आज स्वतंत्रता आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहकर और उसके अंदर कुछ नई चीजें घुसेड़ने की कोशिश हो रही है। तो खास तौर से जो इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे समय हमको नेहरू मार्गदर्शक हो सकते हैं। हमको सबको पढ़ना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि हम नेहरू की किताबें पढ़े, नेहरू को समझने की कोशिश करें। खास तौर से उनकी जो भारत एक खोज किताब है, वो तो पाठ्य पुस्तक के रूप में शामिल होना चाहिए।
ऐसा मैं मानता हूँ। आपने मुझे समय दिया, मैंने भी संक्षिप्त में अपनी बात रखने की कोशिश की। मेरे घर में लाइट नहीं है, कब चला जाए वाईफाई वगैरह ये सब समझ नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ आपका फिर इतना आपने लेकर धन्यवाद देता हूँ आपको। अब हम चलेंगे राजस्थान। राजनीति की प्रोफेसर हैं सुमन मौर्य जी। नेहरू जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम 24 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं। नेहरू जी ने कभी यह भी नहीं कहा कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं और हम देश को और अपने भारत को, अपनी वैचारिकी को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन नेहरू ने अपना 10-15 साल जेल में बिताया, वो कभी यह भी नहीं कहने गए कि मैं जो देश के लिए मैं अपने जेल यात्रा कर रहा हूं और जेल में कर रहा हूं। नेहरू जो कुछ भी किए, जो कुछ भी करते रहे, आज की तारीख तक हमारे सामने है कि उनकी केवल भारत एक खोज, दुनिया के पैमाने पर अगर भारत के सभ्यता संस्कृति के पूरे इतिहास को और पूरे लय सुर लय ताल को जानना हो तब तो आप जो आप उनको देख सकते थे। नेहरू अपने जेल में रहते हुए भी अपनी बच्ची का जिस तरीके से परवरिश कर रहे थे, जिस तरीके से उसकी मानसिक संरचना वो विकसित कर रहे थे, आप उनके पत्रों में आप देख सकती हैं। तो और आज की तारीख में 75 साल में जो नेहरू ने बनाया, देश को दिया, उसको बेच बेच करके हमारा एक लायक सपूत और विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर आदमी उसको बेच बेच करके किसी तरीके से अपने जगह अय्यासी का सामान जुटा रहा है और उसकी और भव्य भारत बना रहा है। और उसकी भव्यता का प्रमाण हमारे सामने है सुभाष अनाड़ी साहब की मोमबत्ती जला करके अपना चेहरा इनको दिखाना पड़ रहा है। तो इन सारे संदर्भों को सुमन जी